देखिए, राहुल जी को जब कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो अपने विश्व ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर ऐसा ही कुछ, ये उसी का परिणाम है कि बिहार इतना पीछे चला गया। जिस समय बिहार को आगे बढ़ना था तो उस समय बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और डर के साए में सब लोग रह रहे थे। शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज तो स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुका है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ नाइनेक्स। दी न्यूज़ नाइनेक्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनावी मुहाने पे खड़ा है। कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज हमारे बीच बिहार में एक चर्चित डॉक्टर और तो और एक समाज सेवी और भावी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ हैं। इस पॉडकास्ट में हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके विज़न के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार जी इस पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके इस मिशन को काम करने के लिए आए। बिहार के पूर्णिया जिले में शिक्षा की स्थिति थोड़ी डाउन चल रही है अभी। आपने सही कहा कि सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति का एक अपना समाज के प्रति दायित्व होता है और ये दायित्व का जो जिस भी जगह पर है उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं शिक्षाविद हूँ, साथ ही एक चिकित्सक भी हूँ, इसलिए अपने सेवा भाव से वर्षों से लगातार मैं कह सकता हूँ कि 10 बरस से या उससे भी अधिक दिनों से, जब से मैं पूर्णिया में प्रैक्टिस शुरू किया तब से कहीं न कहीं सेवा भाव के माध्यम से कैंप करता रहा और दवाएं भी उन लोगों के बीच में वितरित किया और निःशुल्क सेवा उसमें चलता रहा। ये लंबे समय से अपना ये कार्यक्रम रहा शिक्षा का, तो स्वाभाविक है कि जब चिकित्सक हूँ, शिक्षित हूँ, आज शिक्षा पर जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत अधिक फोकस करने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य वही है। जो हमारे नौनिहाल हैं, सब जगह पर वो जो बच्चे हैं वो कैसे विद्यालय पहुँचे, जो शिक्षा दिया जा रहा है उसके गुणवत्ताओं को हम लोग को देखें। हर माँ बाप का भी वो एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे का जो शिक्षा हो रहा है उसका भी ज़रा मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि अभी बीच के समय में थोड़ी सी शिक्षा में लग रही है कि और सुधार की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं कुछ कार्यक्रम ऐसा भी करता हूँ जिसमें विद्यालय में जा कर के विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन का कार्यक्रम चलता है अपना आरोग्य भारती के तहत। बच्चों के स्वास्थ्य का उस समय देखभाल करना और उस स्वास्थ्य के देखभाल के साथ साथ बच्चों के बीच में कुछ शिक्षा के लिए उसको जागृत करना। जिस बच्चे का जिस चीज़ में मोटिवेशन है, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए मोटिवेट करना। यही बात मैं जब विद्यालय में जाता हूँ तो वहाँ के शिक्षक को भी बैठाता हूँ, खासकर सरकारी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालय में, खास तौर करके सरकारी विद्यालय में, क्योंकि उन विद्यालय में अभी अवेयरनेस की कमी है और वो केवल ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ पर और भी काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में तो ये सारा चीज़ हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ। हमारा प्राइमरी एजुकेशन भी सरकारी विद्यालय से हुआ है और हमारा कॉलेज भी पूर्णिया कॉलेज से हुआ है। इसलिए इस व्यवस्था को तो मैं भली भांति समझता हूँ और पहले और आज में बहुत अंतर है। अच्छा, पहले के कॉलेजेस में बोला जाता था पढ़ाई होती थी, आज के कॉलेजेस में थोड़ी समस्याएं हो रही है। तो इस कॉलेज व्यवस्था को आप कैसे सुधारेंगे अगर एक प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में आएंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बिहार की पूर्णिया में। मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का सीनेट का भी मेंबर हूँ और मैं जब भी सीनेट की मीटिंग में जाता हूँ तो इस बात को भी बहुत पुरजोर ढंग से रखता हूँ। मैं अपने फर्स्ट संबोधन में यही कहा था कि यह वही स्थान है जहाँ कभी मैं अपने कॉलेज लाइफ को व्यतीत किया
और 10 मिनट भी अगर विलम्ब हो जाता था तो क्लास में स्थान नहीं मिलता था बैठने का, और काफ़ी संख्या रहती थी और पीछे के बेंच पर कहीं जाकर के खड़ा होकर के टीचर का क्लासेस को हम लोग अटेंड करते थे, सुनते थे। लेकिन आज वो देख करके विडंबना होती है कि जो पढ़ाई हम लोग कर कर के निकले, आज बच्चों में भी वो रुचि नहीं, और कहीं ना कहीं ये द्विपक्षीय है। बोलने में थोड़ा सा लगता है ये, लेकिन सबको अभी आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है। हमने टीचर सबसे भी आग्रह किया कि आप लोग पहले समय दें। घर में भी अगर बच्चे समय पर अगर पढ़ते नहीं हैं तो गार्जियन का ही दायित्व होता है कि वो बच्चों को ले करके बैठे पढ़ाई करने के लिए। ये नहीं होता है कि भाई बच्चे बोलेंगे कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाइए, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ों को मैं समझा, और आज कॉलेज के पैरेलल में जो गुणवत्तापूर्ण वहाँ पर शिक्षा नहीं हो पा रहा है, तो पैरेलल में कोचिंग संस्थान इतना ज़्यादा चल रहा है, ये तो विडंबना है। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं पूरे बिहार में जो चर्चा चल रही है उस पर। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी भी बिहार आए थे। राहुल गांधी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी बार बार उन्हें रोक रहे हैं। देखिए, राहुल जी को जब कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो अपने विश्व ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर ऐसा ही कुछ आरोप लगा देते हैं। दूसरा कि जब वो हार का सामना करने लगते हैं, जगह जगह अभी देखे कि हर राज्यों में जब उनका हार होता चला गया, तो ये अनर्गल एक प्रलाप है। इसलिए हम लोग बहुत उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपना ये विचार रहता है, पर ऐसा बहुत कुछ नोटिस करने का नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? ऑपरेशन सिंदूर तो ये हमारे पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर नागरिक के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए, समाज के हर लोगों के लिए। अभी आप देखे होंगे कि सभी लोग उसमें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कितने सब अभी भारत माता की जय को जय जयकार लगाए कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, आज उन्होंने अपना ये परिचय दिया, वो आज अपने दमखम को दिखलाए। ये केवल भाजपा का नहीं बात है, ये हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। विपक्ष लोग इस पर आरोप अपना लगाते हो, पर मैं तो ये देख रहा हूं कि सारे देश की जनता वो उत्साहित रही, काफी ज्यादा उत्साहित रही। और अभी देख लीजिए कि विश्व के भी हर देशों से इसके लिए एक अच्छा रिमार्क भी मिला कि भारत कैसे अपने, अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कैसे सशक्त होकर के वो खड़ा होता है। और आपको बता दें, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के, विश्व के अलग अलग देशों में जो डेलीगेट भेजा, उसमें सभी दल के लोग रहे। ये एक अपने में बड़ी बात है, और सब लोग बहुत आगे बढ़कर के भी अपने देश का सम्मान के लिए विदेशों में जाकर के इस बात को रखे। कितने गौरव की बात है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं और बिहार आते हैं। सर, जैसे बिहार की राजनीति में आते हैं, और बिहार की राजनीति में इस वक्त देखा जा रहा है कि सवर्ण आयोग गठन हुआ है। क्या सिर्फ सवर्णों को लुभाने के लिए ये किया गया है, या फिर कोई अलग राजनीति होगी इसमें? देखिए, देश में हर तबके के लिए कोई ना कोई ऐसा आयोग बना, और उससे उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रयास किया गया। आज लंबे समय से सवर्ण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत उपेक्षित रह गए, और आर्थिक स्थिति से वो बहुत, मैंने विपन्नता की स्थिति में आज वो अपने जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सरकार के पास उसके लिए जो डाटा होना चाहिए
उन चीज़ों को भी इसके माध्यम से एक कलेक्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पर बहुत विपन्न हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है रहने का, वो झुग्गी झोपड़ी तक में भी रह रहे हैं, ऐसी स्थिति है, तो केवल सवर्ण के नाम पर वो उपेक्षित हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज तो तभी आगे बढ़ेगा जब हर तबके के लोगों को सम्मान मिलेगा और उनको स्थान मिलेगा, और सबका आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ होगा तभी हमारा समाज एक मजबूत और सशक्त समाज के तौर पर बनेगा। बिहार जैसे ही राजनीति एंटर होती है तो जाति की राजनीति शुरू हो जाती है, और जाति जनगणना इस वक्त पूरे बिहार के केंद्र बिंदु में है। जाति जनगणना को लेकर क्या कहना है? जाति जनगणना तो ये एक कॉमन इशू है, ऐसा कोई इशू इस पर नहीं कह सकते हैं। हालांकि श्रेय लेने की भी होड़ पड़ी है पक्ष और विपक्ष। हाँ, क्योंकि ये एक सिस्टम में है कि 10 साल पर ये जाति जनगणना होनी है, और इस बार चूंकि कोविड का समय था उस समय, तो इसलिए ये डिले हो गया। तो वो भाजपा तो उसके लिए कमिटेड रही है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपना फोरसाइटनेस है कि समाज के हर लोगों के लिए अलग प्लानिंग हो, हर लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, समानता हो, तो ये इस पर कोई इशू उठना नहीं चाहिए। विपक्ष को इस पर कुछ लेने का ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमको तो यही लगता है कि कोई एक मैटर नहीं है कि इस पर कुछ ऐसा बात करें। 90 का दशक कैसा था बिहार? हम लोग तो उस समय कॉलेज लाइफ के बाद फिर मेडिकल कॉलेज चले गए, तो जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन था पूरे बिहार का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और लोग इस चीज़ों को तो महसूस कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये है कि समय लंबा लगा और बदलने में भी एक वक्त लग गया। उस वक्त एक चीज़ चर्चे में आई थी, और हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे तो उन्होंने उसके बारे में चर्चा की थी, वो था चारा घोटाला। देखिए, ये बात तो सही है, और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि सारा चीज़ तो अभी सीबीआई के पास है, कोर्ट से बजाबते सब लोगों को सज़ा भी हो रहा है। तो ये तो छुपा हुआ चीज़ नहीं है। जब इसको माननीय न्यायालय ही उसको अपने संज्ञान में ले करके उस पर फैसला सुना रही है और उसको हियरिंग पे रखे रह रही है, तो ये तो सर्वविदित है। और इसमें वो अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, तो सही बात है। जंगल राज पर क्या कहना है आपका? ये उसी का परिणाम है कि बिहार इतना पीछे चला गया। जिस समय बिहार को आगे बढ़ना था, तो उस समय बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो जो विकास का काम होना चाहिए था वो विकास का काम नहीं हो पा रहा था, और डर के साए में सब लोग रह रहे थे। शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज तो स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुका है। रात में भी, आधी रात में भी कोई कहीं को बाहर जाना होता है तो आराम से जा सकते हैं। उस समय दुकान नहीं खुला रहता था 6 बजे के बाद, आज वो साफ कुछ दिख रहा है। तो ये स्पष्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले से कंपैरिजन करने ही का नहीं है। इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति है कि वो महिला वोट बैंक पर अपना प्रहार करें, तो महिलाओं के वोट को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही नारी सम्मान के लिए ये हमेशा से कहती आ रही है, और जो हम लोगों का सनातन सभ्यता है उसमें अब तो जो नारी सम्मान है और नारी सशक्तिकरण, हम पूरे आधी आबादी की बात करते हैं। हमारे जो देवता लोग हैं, जो देवता हैं, जो देवियां हैं, उसको भी हम उतना सम्मान करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तो उस संस्कार पर चलती है कि जहां हम आधी आबादी का और महिलाओं का सम्मान
उन चीज़ों को हम लोग हमेशा प्रायोरिटी में रखे हैं। तो इसको तो लेकर के हम लोग हमेशा चले हैं। अच्छा, अगर आप बिहार के विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने आएंगे, जनता के बीच का मैसेज क्या होगा? देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उन चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से जगह तक पहुंचाना, जो हमारे मजदूर हैं, जो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं हैं, उन लोगों के बीच में एक जागरूकता भी लाना और योजनाओं को वहां तक पहुंचाना एक प्राथमिकता होगी। जो पहले से चल रहा है उसको और गति देना। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य का है उन चीज़ों पे अपना एक विशेष ध्यान रहेगा। चूँकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन लोगों में और कैसे हम उस व्यवस्था को पहुंचा सके, इस पर भी हम एक प्लानिंग अपना करेंगे। जो पूर्णिया के वासी हैं उनके लिए शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है विद्यालय में, वहाँ पे शिक्षा को उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर और ध्यान देंगे। विद्यालय में बच्चों का रीच हो, बच्चे पहुँचे वहाँ तो खेलकूद से लेकर के उन लोगों के बीच में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ और वहाँ के समाज से जोड़ करके उसको एक मजबूत कड़ी के तौर पर हम प्रयास करेंगे करने का। बिहार में एक पार्टी है, वो 38% मतदाता का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने प्रतिशत मतदाता के साथ चलेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना चाहती है और चल भी रही है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के साथ बिना कोई भेदभाव किए हुए ये सभी को एक नज़र से देख करके सभी के कल्याण के लिए एक योजना बनाती है और उसको क्रियान्वित करने का काम करती है। कभी किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं कभी करती है। इसलिए ये तो हम पूरे समाज को लेके चल रहे हैं, हर तबके को लेके चल रहे हैं, गरीब को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमारा तो सब समाज के हर वर्ग के लिए विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।